ये आकाशवाणी दिल्ली है। सुबह के 9:10 हुए हैं। ये समय है हमारे फोन इन कार्यक्रम का। आज का विषय है डेंगू का इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनीता जैन। इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800-113663। ये नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के सीधे हमें फोन कर सकते हैं। तो आपके फोन की प्रतीक्षा करते हुए आरंभ कर रहे हैं फोन इन कार्यक्रम डेंगू का इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं श्री भीम प्रकाश शर्मा। नमस्कार। जैसा कि आपने सुना, आज का हमारा विषय है डेंगू का इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं। बुखार, इस शब्द की मात्र से ही लोग ये सोचते हैं कि शायद मुझे डेंगू हो गया, लेकिन हर बुखार डेंगू होता भी नहीं है और इससे घबराना भी नहीं चाहिए। दिल्ली में 2.25 करोड़ की आबादी, 1000 से ज़्यादा अस्पताल, 2000 से ज़्यादा मरीज, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि क्या मुझे डेंगू तो नहीं हो गया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन अब से कुछ ही देर में स्टूडियो में पहुंचने वाले। लगता है कि यहां आने से पहले ताज़ा स्थिति की जानकारी लेने के लिए वो दिल्ली के अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए स्टूडियो पहुंचेंगे। लेकिन स्टूडियो में उपस्थित हैं सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनीता जैन। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा, हर बुखार डेंगू नहीं होता, लेकिन फिर भी बुखार होती लोग अब घबराने लगे हैं, क्योंकि डेंगू का प्रकोप, छोटा सा मच्छर उन्हें डराने लगा है। अभी एक्चुअली क्या है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और वो हर बुखार को ये समझने लग गए हैं कि डेंगू है। और कुछ मौसम भी हमारा ऐसा है कि जो डेंगू का मच्छर है वो इन्हीं दिनों में पनपता ज़्यादा है। उसको जो ये टेम्परेचर मिल रहा है 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, वो दिल्ली में अवेलेबल है। और साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी उच्च मात्रा में वो लोग नहीं रखते हैं, तो इसलिए मच्छरों का प्रकोप अब बढ़ गया है। इसलिए डेंगू इनको लग रहा है कि हर बुखार जो है डेंगू है। लेकिन ये जो धारणा उन्होंने अपने मन में बना ली है कि हर बुखार जैसे ही हो और उसको डेंगू समझ के और अस्पताल की तरफ भागें, वो भी गलत है। इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हर बुखार को वो डेंगू ना समझें और घबराएं मत। कोई भी बुखार अगर हाई ग्रेड पहुंचता है, उसके डेंगू के अपने ही लक्षण हैं, जिन लक्षणों को देख करके ही वो अस्पताल में डॉक्टर की सलाह लेने के लिए जा सकते हैं। क्या लक्षण है डॉक्टर साहब? ये कैसे पता लगे कि ये साधारण बुखार है, वायरल बुखार है या डेंगू है? इसमें जो डेंगू का बुखार है वो यूजुअली 104 से 104 डिग्री तक पहुंचता है। और जो नॉर्मल बुखार है, अगर सपोज किसी को 100 बुखार भी हो जाता है, तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि डेंगू का बुखार है। तो सबसे पहला लक्षण है हाई ग्रेड फीवर, जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि उच्च स्तर का बुखार। उसके अलावा मरीज के सिर में दर्द होने लगता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, उल्टियां शुरू हो जाती हैं और भी कई। और सबसे ज़्यादा भयंकर जब स्थिति होती है तो उसमें शरीर के ऊपर रैश आने लग जाती है, लाल लाल दाने, जैसे मीजल्स खसरा में होते हैं उस टाइप के दाने आते हैं। तब हमें सोचना चाहिए कि ये डेंगू की तरफ जा रहा है बुखार। लेकिन एक बात और भी है कि हर कोई चाहता है कि जैसे ही बुखार हुआ वो ब्लड टेस्ट करा ले और पता लगा ले कि डेंगू है या नहीं है। लेकिन शायद मलेरिया की तरह इसका भी एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि आप उस समय टेस्ट कराओगे तो ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर बुखार में आप डेंगू की जांच कराने के लिए जाएं। आपको मैंने लक्षण बताया, जब ये लक्षण लगते हैं तब इसके डेंगू की जांच करानी चाहिए। और डेंगू की जांच भी कोई आसान जांच नहीं है। इसमें 2 तरह की जांच की जाती है। एक तो हम लोग करते हैं किट टेस्ट होता है, जिसमें वो उसकी कीमत आजकल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है 50 रुपया, और वो आप करवा सकते हो। और उसमें प्लेटलेट काउंट को ही करते हैं, लेकिन प्लेटलेट काउंट बहुत लेट स्टेज के ऊपर गिरता है। इनिशियल स्टेजेस में प्लेटलेट काउंट के कोई वैल्यू नहीं है। इससे बेटर टेस्ट होता है जो हेमाटोक्रिट, मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि WBCs, TLCs जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि ये जो इसका डेंगू का वायरस है, ये सबसे पहले बॉडी के जो खून के अंश होते हैं उसके अंदर घुसता है, WBCs के अंदर, और उनको तोड़ता है। तो जैसे ही हम ये हेमाटोक्रिट वैल्यू कराते हैं तो TLC जैसे डाउन आने लगता है, तब वो हमारा डेंगू का इलाज
हम उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं कि डेंगू की जरूरत है, कि एक टेस्ट एक, की एक जरूरत श्रोता है। फोन पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हम उनकी बात सुने। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, हाँ जी। जिला मरोई से। जी, आपका नाम? गौरव भराना। जी गौरव जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब जो जैसे डेंगू बुखार आता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं पहले? डॉक्टर साहब ने अभी बताए थे, एक बार फिर संक्षिप्त में बता देते हैं। संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे हाई ग्रेड फीवर सबसे पहला लक्षण है, जिसमें बुखार हमारा 103 104 तक पहुंच जाता है। दूसरा लक्षण है उल्टियां आना, जो कि पेट में दर्द होना और उल्टी आना। तीसरा लक्षण है बहुत सीवियर सिर दर्द होता है और आंखों के पीछे भी दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और फिर लेटर स्टेजेस के ऊपर शरीर के ऊपर दाने, रैश, जैसे खसरे के दाने होते हैं ना, पतले पतले लाल रंग के, वो दाने आ जाते हैं शरीर के ऊपर। तो ये मेन लक्षण है डेंगू के। और घबराना नहीं चाहिए, जैसे ही बुखार बढ़ने लगे आप उसमें, आपको एस्प्रिन नहीं देनी है पेशेंट को, ये ध्यान रखना है। और पैरासीटामोल की गोलियां आती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, पैरासीटामोल से अपना बुखार को कंट्रोल करिए। जी, एक और श्रोता लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी, हम छपरा से बोल रहे हैं, न्यू है। हाँ जी। जी, मैं क्वेश्चन की, देखिए मेरे पापा का हाँ हाथ का नाखून पूरी तरह ब्लैक हो गया है। जी, डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि इनके पिताजी को बुखार है, लेकिन इनके हाथ के जो नाखून है पिताजी के, वो बिल्कुल काले पड़ गए हैं। तो ये किस तरह के बुखार के लक्षण है? क्या ये डेंगू के तो लक्षण नहीं है? डेंगू के लक्षण में हाथ पैर ऐसे काले नहीं पड़ते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि रैश होती है। तो इसके लिए उनका पहले तो ये बताइए कि बुखार कितना चल रहा है और कब से बुखार चल रहा है। हेलो, लगता है कि संपर्क हमारा इनसे टूट गया है, लेकिन फिर भी ये कम से कम लक्षण नहीं है कि नाखून अगर काले हो जाएं। हाँ, तो उन्हें वो किसी और कारण से भी हो सकते हैं। हो सकता है उनको शुगर की, ना इन्होंने उम्र भी नहीं बताई है मरीज की, हो सकता है शुगर वगैरह की कोई तकलीफ हो ऐसी इनको, और साथ में बुखार बढ़ गया हो, तो उसके कारण इनको जचवाने पड़ेंगे। क्योंकि डेंगू में सिर्फ हमारे पास रैश, लाल रंग की रैश होती है और सारे शरीर के ऊपर होती है, खाली नाखूनों के ऊपर और पैरों पे नहीं होती है। एक और श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार सर, मैं उमेश बात कर रहा हूँ उड़ीसा से। हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ डेंगू मतलब कैसे होता है और वो कैसे रहता है और उसका निराकरण क्या है, किस तरह वो डेंगू मतलब सॉल्व होता है? ये क्या उसका कोई मतलब मेडिसिन है जो कि सुस्त हो जाता है, या फिर डेंगू मतलब कैसे होता है? डॉक्टर साहब, उमेश जी जानना चाहते हैं कि डेंगू के बारे में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन ये होता कैसे है? उमेश जी, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और इसके लिए मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे को ट्रांसमिट होता है मच्छर की वजह से। एक मच्छर होता है जिसको बोलते हैं ईडीज इजिप्शियाई मच्छर है, जो कि ये कैरी करता है। अगर जैसे सपोज किसी को डेंगू है पेशेंट को, वो उसको काटता है और उससे कीटाणु वायरस लेकर के, और जब दूसरे मरीज को, दूसरे आदमी को, मनुष्य को काटता है, स्वस्थ मरीज को काटेगा, तो ये वाले जो कीटाणु उसके अंदर हैं वो कीटाणु उसमें छोड़ देता है। तो ये एक मरीज से दूसरे आदमी के अंदर ये ट्रेवल कर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मरीज की सुरक्षा बहुत जरूरी है, ताकि अब उसको दोबारा मच्छर ना काटे, और वो काटा हुआ मच्छर अगर किसी और को काटेगा तो स्वस्थ मनुष्य भी जो है वो मरीज हो जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वस्थ वालों को भी अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आप सबने सुना होगा। तो जितने भी, जो भी लोग इतने सबको ये प्रिकॉशंस लेनी है कि उनको मच्छर ना काटे। अब इसके लिए क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे आपको? एक तो आपको अपना एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ स्वच्छता। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता का नारा लगाया हुआ है, और सबको स्वच्छ रहना है, घर में पानी नहीं इकट्ठे होने देना है। जहाँ पर ये मच्छर जो है ब्रीड करते हैं, जहाँ पर ये मच्छर पैदा होते हैं, और इस मच्छर का स्पेशली ये जो स्वच्छ पानी होता है इसके अंदर ये ब्रीड करता है, गंदे पानी में बल्कि ज़्यादा ब्रीड नहीं करता है। कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, अपने गमलों में, अपने घर में पानी जो रखते हैं वो खुला मत रखिए,
तो जहाँ पर भी आपको पानी का स्रोत नजर आए उसको साफ सुथरा रखना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, घर में साफ सफाई। तीसरा, आपको मच्छर कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसका स्प्रे करवाइए अपने बगीचों में, अपने एरियाज में, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कूड़ा कचरे के ढेर नहीं होने चाहिए, वो भी अपने डस्टबिन में कवर करके रखिए ताकि आपका पूरा परिवार ठीक से स्वच्छता में रह सके। हम इंतजार कर रहे हैं श्री सत्येंद्र जैन जी का, जो कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अस्पतालों का दौरा करते हुए स्टूडियो में पहुंचेंगे। हम तब तक डॉक्टर अनीता जैन, जो कि अपर चिकित्सा अधीक्षक हैं सफदरजंग अस्पताल की, उनसे डेंगू और बचाव के बारे में बात कर ही रहे हैं। एक और श्रोता लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। जी बताएं प्रश्न अपना। सर मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं पूटकला दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी प्रेम जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मैडम ने बताया अभी कि बुखार का टेम्परेचर लगभग 103-104 हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या ठंडी पट्टी नहीं रख सकते क्या पेशेंट के शरीर पर? ये अब यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम लोग करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। इसके अगेंस्ट कोई भी ना वैक्सीन है जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्योर के लिए भी कोई इसकी स्पेशल दवाई नहीं है। हम लोग सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब जैसे बुखार राइज हो गया है तो उसके लिए मैंने आपको एडवाइस किया कि पैरासीटामोल दीजिए, एस्प्रिन नहीं देना है क्योंकि अंदर ब्लीडिंग की संभावना होती है। तो एस्प्रिन क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया। एस्प्रिन जैसे ये देते हैं ना, ये ट्रेड नेम हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा होती है जो कि अक्सर दर्द के लिए दी जाती है, बुखार उतारने। लेकिन एस्प्रिन की जगह जैसा डॉक्टर साहब ने कहा पैरासीटामोल कंटेनिंग कोई भी टेबलेट आप उसको दे सकते हैं। पैरासीटामोल उसका केमिकल कंटेंट है। एसिटोअमीनोफेन उसका केमिकल कंपोजिशन है, तो आप एसिटोअमीनोफेन दीजिए, और ये एस्प्रिन जिसमें हो वो वाली दवाई आपको नहीं देनी है। नंबर 1। दूसरा, आप ठंडे पानी की पट्टियां रखिए ताकि उसका टेम्परेचर नीचे डाउन आ जाए। तो इस टाइप का आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर घर में ही कर दें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तीसरी बात जो आपको बहुत ज़रूरी है कि उसको जो लिक्विड डाइट, मतलब कि पानी की मात्रा उसकी बढ़ा दीजिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जूस है, चाहे नींबू पानी है, उसमें नमक चीनी डाल करके, चाहे सूप देना है, चाहे घिया का पानी दीजिए, चाहे उसमें आप दाल का पानी दीजिए। पानी थोड़ा उसमें इसमें डेंगू में पर्याप्त मात्रा में देना होता है। इससे 2 फायदे होते हैं कि एक तो अंदर न्यूट्रिशन पूरा जाता है, और दूसरा जो अंदर टॉक्सिन्स, जो आपके अंदर ब्लड सेल्स टूट रहे हैं उसमें टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो टॉक्सिन्स आपके यूरिन के थ्रू जितना पानी पिएंगे बाहर साफ हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, मैं आपकी जानकारी से बहुत संतुष्ट। थैंक यू, धन्यवाद। एक और श्रोता अभी लाइन पर हैं, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी का। वो स्टूडियो में आ चुके हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम अब तक बात कर रहे थे डेंगू के बारे में, और जो भी श्रोताओं ने सवाल पूछे उनका डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। अस्पतालों को लेकर आप, मुझे लगता है कि अस्पतालों का दौरा करते हुए यहाँ तक आए हैं ताकि ताज़ा स्थिति बता सकें। क्या प्रशासन के उपाय हैं कि किस तरह से इसको फैलने से बचाया जा सके डेंगू को? देखिए, दिल्ली सरकार ने डेंगू से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर 1000 बेड का इंतजाम करेंगे, वो हमने पूरा कर लिया है 1 हफ्ते के अंदर। 200 बेड दीपचंद बंधु हॉस्पिटल अशोक विहार, 200 बेड ताहिरपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और 200 बेड जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी में स्टार्ट कर दिए गए हैं डेंगू और फीवर की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा 400 बेड हमने सभी हॉस्पिटल में, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 करके वो भी पूरे कर दिए हैं। इसके अलावा हमने 795 बेड्स जो हमारे को अप्लाई किया था प्राइवेट नर्सिंग होम्स ने, हॉस्पिटल्स ने, तो उनको हमने टेम्परेरी लाइसेंस देकर, काला लाइसेंस दिया है कि डेंगू और फीवर का इलाज वो कर सकते हैं, पेंडिंग दिया रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन उनको दे दिया है। इसी तरीके से हम दिल्ली के अंदर मंडे से 50 डेडिकेटेड फीवर क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक काम करेंगे। आप अपने घर के पास वहाँ पर जा सकते हैं, अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और वहीं पर आपका दवाई भी मिलेगी, टेस्ट भी आपका वहीं से होगा, और अगर एडमिशन की जरूरत होगी तो एडमिशन के लिए भी आपको वहाँ से वो खुद ट्रांसफ़र करेंगे। एम्बुलेंस की जरूरत है, एम्बुलेंस भी इंतजाम किया जाएगा। सत्येंद्र जी, एक बात और देखने में आई कि कई बिल्डिंगें तैयार खड़ी हैं, कई हॉस्पिटल्स बिल्कुल तैयार खड़े हैं, लेकिन या तो मंत्री के पास उद्घाटन का समय नहीं है या प्रशासन के पास उसका गौर करने का समय नहीं है। कुछ ऐसी भी खबरें थी कि दिल्ली सरकार चाहती है कि उनमें तुरंत काम शुरू हो जाए।
देखिएगा, ऐसा है, उद्घाटन वाली बात तो जहाँ तक है मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ से कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से। ये ज़रूर है कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनके अंदर बिल्डिंगें तो खड़ी हैं, बाकी सब कुछ सुपर स्पेशलिटी जैसे कार्डियक सर्जरी होनी है या न्यूरो सर्जरी होनी है, उनके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। इवन बहुत ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। मैंने जो अभी आपको नाम लिए हैं, ये 2 हॉस्पिटल, जनकपुरी और ताहिरपुर, ये दोनों हैं। और जो पिछले हफ्ते मैंने बोला था, लास्ट वीक मैंने बोला था कि भाई हम 1000 बेड करेंगे, इनको ध्यान में रखते हुए ही बोला था। और 5 दिन पहले मैंने एक प्रेस रिलीज़ दी थी कि इन हॉस्पिटल में 200 बेड हम चालू करने वाले हैं। तो उस प्रेस रिलीज़ के बाद काफ़ी लोगों ने कहना स्टार्ट किया ये खाली खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने प्रेस रिलीज़ किया, हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, इन्हीं हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया है। लेकिन एक बात ये भी देखी गई है कि प्रशासन हमेशा कुछ हो जाता है जब चेतता है। अगर पहले से ही प्रशासन थोड़ा सा सचेत हो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन तो 3 महीने पहले से तैयारी कर रहा था, सब कुछ तैयार चल रहा था। इशू ये होता है कि अब उसकी न्यूज़ वैल्यू है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर मैं 3 महीने पहले मैंने कमिश्नर्स को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, उसकी ब्रीफिंग दी, प्रेस रिलीज़ दी, तब उसकी न्यूज़ वैल्यू नहीं थी, तब उसके अंदर न्यूज़ के लिए कोई कंटेंट नहीं था। आज अगर वो न्यूज़ में आ रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने आज ही किया है। पिछले साल जितना डेंगू हुआ था, हमने रिव्यू किया, पिछले 10 साल के लिए रिव्यू किया था। लास्ट ईयर जो डेंगू का डाटा हमें मिला, हमें डॉक्टर्स के साथ बैठे, एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, उन्होंने कहा नहीं सर, इस बार थोड़ा ज़्यादा होगा, साइक्लिक है, 1 साल कम होता है, थोड़ा 1 साल ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा जितना लास्ट ईयर प्रबंध थे तो उससे दुगना मान लेते हैं कि दुगना हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने जितने मैक्सिमम बेड्स की ज़रूरत पड़ी थी लास्ट ईयर, उससे दुगने बेड सोचा कि ज़रूरत पड़ेगी। हमने 3 गुने तक का इंतजाम कर लिया अपने यहाँ। पर अचानक आज से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले अचानक एकदम से दिल्ली के अंदर पैनिक टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई और लोग इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आए तो हमें और बेड बढ़ाने पड़े। तो अब ऐसा लगता है कि अचानक किया गया, बाद में किया, सरकार बाद में जाएगी, हम पहले से काम कर रहे हैं। बट मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पैनिक में ना आए। अभी तक जितने लोग हमारे पास फीवर से या सस्पेक्टेड फीवर से आ रहे हैं, उसमें 3% लोग, सिर्फ 3% लोगों को डेंगू है। और डेंगू होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है। सभी को ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं वो बता सकते हैं। बहुत कम लोगों को ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा मौका दिया है आपने मुझे यहाँ बुलाकर। मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहली चीज़ है घर के अंदर साफ़ पानी। ये जो मच्छर पैदा होता है साफ़ पानी में पैदा होता है। और कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा घरों के अंदर पैदा होता है। यही मैं कह रहा था कि अगर प्रशासन थोड़ा सा सचेत हो, पानी जमा यही ना होने दे जहाँ भी सीवर ओवरफ्लो होता है, या ऐसा खाली प्लॉट जहाँ लोग अपना कूड़ा फेंक रहे हैं, बरसात के मौसम में जहाँ पानी इकट्ठा है, अगर खुद प्रशासन थोड़ा सा सचेत हो जाए तो ये नौबती ना आए। मुझे लगता है प्रशासन के साथ साथ ना नागरिक का भी कर्तव्य है। मैं भी एक नागरिक हूँ। एक नागरिक होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने घर में और अपने घर के आसपास भी देख लूँ। दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर वो सारे लोग सिर्फ 2 मिनट डेंगू के ऊपर लगा दें, सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं घंटों लगा रहे हैं, कुछ लोग पूरे दिन लगा रहे हैं, मैं तो सब लोग 2 मिनट तो लगा लें। 2 मिनट में समझ लें कि हमें क्या करना है। काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ये मच्छर पैदा कहाँ होता है। पीपल आर एक्सक्यूजिंग कि भाई कहते हैं जी गंदगी में हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मच्छर पैदा होता है साफ पानी में, और साफ पानी के अंदर, मैं 2 मिनट दे दीजिए, मुझे बताना चाहूँगा। बिल्कुल साफ पानी में पैदा होता है। अपने घरों को अच्छी तरह स्कैन कीजिएगा, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे गमले होते हैं, मनी प्लांट लगा लेते हैं, उसके अंदर पानी होता है। छतों पे चेक करें, छतों के ऊपर क्या होता है, कुछ भी डाल दिया और बारिश हुई, जैसे अभी आज बारिश हो गई, उसमें कुछ पानी इकट्ठा हो गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी छतें आज जाके चेक कर लें, आसपास 50 मीटर तक चेक कर लें, पानी इकट्ठा ना होने दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मच्छर के काटने से बचें। मच्छर ने काटेगा उसी के बाद तो फैलेगा, वरना नहीं फैलेगा। पूरी बाजू के कपड़े पहने, लेग्स को पूरा कवर रखें, बच्चों का खास तौर से ध्यान रखें। हमने स्कूलों को ऑर्डर दिए हैं, आदेश दिए हैं कि सभी बच्चों को पूरी बाजू के शर्ट और पैंट के लिए कंपलसरी कर दिया है। जिनके पास ड्रेस अगर नहीं है, या अभी मौसम नहीं आया, उन्होंने नहीं लिए, तो वो बिना ड्रेस के भी जा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये आती है, मेडिकेशन अपने आप बिल्कुल ना करें। लोग ब्रूफेन है, डिस्प्रिन है, बिना सोचे समझे ले लेते हैं। हमारे पास जितने भी केस बिगड़े हुए आ रहे हैं, डॉक्टर से बात हो रही है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन की है। उनको लगता है सर दर्द है, ये दवाई ले लेते हैं, हम तो हमेशा से लेते आए हैं, सालों से लेते आए हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने 14 अगस्त, अब आप कहेंगे कि जी आज जागी सरकार, 14 अगस्त के ऑर्डर आज तो इशू नहीं हो सकते। 14 अगस्त को ऑर्डर इशू किए थे कि दिल्ली के अंदर जो भी इस तरह की दवाइयाँ उनको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी। अब मैं दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़
सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर मेडिकेशन नहीं करेंगे नुकसान के चांस कम है, अगर मेडिकेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। डॉक्टर जैन, आप कितनी सहमत हैं इस बात से, सेल्फ मेडिकेशन से? सेल्फ मेडिकेशन में सर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि अगर थोड़ा 101 तक टेम्परेचर है तो उसमें पैरासीटामोल लेना, जो कि एसिटामिनोफेन के नाम से जेनरिक फॉर्म में आती है, वो ली जा सकती है। वो भी कंसल्टेशन वहाँ पे पेरिफेरल डॉक्टर्स जो भी प्राइवेट उनको अवेलेबल हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन जब हाई ग्रेड टेम्परेचर है तब उनको ये वाली मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। एक हमारे पास अनुरोध आया है सफदरजंग अस्पताल में, डॉक्टर साहब, डेंगू के वार्ड नंबर 13 के बेड नंबर 26 पर जो पेशेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, और अनुरोध आया है अस्पताल से कि हमें अगर AB पॉजिटिव का ब्लड मिले तो हम उस मरीज को दे सकें। जिस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 9910197926 9910197926। एक श्रोता इंतजार कर रहे हैं फोन पर आपसे बात करने का। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा हूँ। जी अशोक जी। मेरा अनुरोध है सर कि मेरा पेशेंट सफदरजंग में एडमिट है जी। अभी उसकी स्थिति ये है कि प्लेटलेट उसकी 8 तक हो गई है। हाँ। और उसमें क्या दिक्कत है कि डॉक्टर तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी वहाँ महामारी फैली हुई है कि कोई वहाँ पे मतलब डॉक्टर कम है, पेशेंट ज्यादा है, पेशेंट फर्श पे लेटे हुए हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, पंखे तक नहीं है, इतनी गर्मी में परेशान। एक बेड पे 3 पेशेंट है। यहाँ तक कि एक पेशेंट अभी कोलैप्स कर गया सुबह, उसके पेटों में काफी दर्द हो रहा था, डॉक्टर कोशिश किया लेकिन नहीं। तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम मरीजों का ध्यान रखा जाए और कम से कम उनके लिए हवा की व्यवस्था किया जाए, थोड़ा सा साफ सफाई डॉक्टर की और मतलब व्यवस्था की जाए कि ताकि मरीज बच सके। मेरे सामने कम से कम 6-7 मरीज देख जी। मैं चाहूंगा डॉक्टर अनीता थोड़ा जवाब दें इस बात पर। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, सफदरजंग हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास, हम किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, एडमिशन जिसको ज़रूरत है हम उसको दे रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पर हम ट्रायल सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें सीरियस पेशेंट्स को सबसे पहले मान्यता दी जाती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर और जगह की बहुत कमी है। हमारे पास 1600 बेड्स हैं। 1600 बेड्स के अलावा भी हमने वहाँ पर जितना मैक्सिमम हो सकता है, कल में 200 बेड्स हमने डेंगू की वजह से और बढ़ाए हैं डिफरेंट वार्ड्स के अंदर। लेकिन हमारे पास मैन पावर का जो है वो बहुत क्रंच है और एक वार्ड में 3-3, 4-4 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने नर्सेज की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमारे पास है, उसमें से हमने जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं और 3rd ईयर के बच्चे हैं उनको हमने डिप्यूट किया है राउंड द क्लॉक, और वो लोग क्योंकि हम सेवाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जो इंटर्न्स हैं और नॉन क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल साइड पे डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने शिफ्ट किया है, स्पेशली इन डेंगू वार्ड्स में। तो जितना मैक्सिमम हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं हम उतनी बिल्डिंग कर रहे हैं, और जितनी हमारे से मैक्सिमम हेल्प हो पा रही है हम लोग करने की। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, IV फ्लूइड्स की कोई कमी नहीं है, मैन पावर भी पूरी है, लेकिन स्पेस क्रंच को हम लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें फिर, क्योंकि हम पेशेंट्स के एडमिशन को मना नहीं करते हैं, इसलिए उनमें फ्लोर बेड्स और स्ट्रेचर के ऊपर, ट्रॉलीज के ऊपर हमने बेड्स भी लगवा दिए हैं ताकि हम हर किसी को अटेंड कर सकें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। सत्यन जी, एक बात और है, दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, CGHS, ESI, MCD, निजी अस्पताल, सेना अस्पताल सब हैं, सबका एक ही मोटो है, जनता की सेवा की जाए, लेकिन फिर भी जनता त्राही करती है। हाँ, ये थोड़ी सी आयरनी है कि दिल्ली में बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या होता है कि कमांड एंड कंट्रोल वाली बात जहाँ तक आती है, किसी को रिक्वेस्ट भी करी जाए तो कई तो डाटा देने तक को तैयार नहीं है, वो कहते हैं हम तो उसको देंगे। अभी हमने 2 दिन से काफ़ी सख्ती की है, मैंने नड्डा साहब से बात की, उसके बाद तो केंद्रीय अस्पतालों ने हमें डाटा देना स्टार्ट किया, डाटा देने को तैयार नहीं है। तो ये दिक्कत आ रही है कि जो आपने बताई है, इसके आपको लगता है ज़रूर है कि भाई बहुत सारे तरह के अस्पताल हैं, तरह की चीज़ें हैं, पर तरह की होने की वजह से एक अस्पताल में हो सकता है कि बहुत सारी भीड़ हो, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरी जगह, रेफ़र कर देते हैं तो दूसरे लेने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं जी हम तो रेफरल के हमारे पास अपने ही बहुत हैं। तो ये तो समस्याएं बढ़ा रही हैं, घट नहीं रही इससे। निजी अस्पतालों ने टेस्ट की जो कीमत है
वो बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर दी थी। आपने हालांकि नियम लागू किया है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट उनसे चार्ज करें, इस पर प्रशासन कैसे नज़र रख पाएगा? देखिएगा, हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1031। अगर कोई भी जो हमने रेट फिक्स किए हैं उससे ज़्यादा पैसा आपसे लेता है तो आप हमें बताइएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप अपनी रसीद संभाल के रखिएगा। सरकार एक कानून लेके आने वाली है जल्दी, और इनके खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया जाएगा कि ये अफसोस करेंगे कि आपने किसी से पैसा ओवरचार्ज कैसे किया। एक श्रोता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार सर। जी बताना चाहूंगा, मेरी एक सिस्टर है, उसको लगभग 15 से 20 दिन तक जो है बुखार लगा हुआ है, ठीक है। हाँ। जिसको सर में पूरा दर्द है, नस नस में भी दर्द है, उल्टी भी हुआ है। हाँ। और ट्रीटमेंट जारी होने के बावजूद भी उसको सुधार नहीं हो रहा है। बुखार तो कम हो गया, उल्टी और बुखार कम हो गया, लेकिन सर दर्द नहीं घटा है। डॉक्टर अनीता जैन, आप क्या सलाह देंगे? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बुखार कम होने का मतलब है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की साइड पर है, लेकिन जो डेंगू के बाद का पीरियड है नेक्स्ट एक हफ्ते का, वो भी थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो उसमें भी आपको बिल्कुल सेम प्रिकॉशंस लेनी है जो आपने पहले टाइम में ली हैं। और एक वहाँ पर जो डॉक्टर की आप अगर सलाह ले लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें सारा उनका चेकअप हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये डेंगू की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, क्योंकि डेंगू का बुखार उतरने के बाद भी तो एक हफ्ते का पीरियड होता है, जबकि कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय है डेंगू का इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनीता जैन। आप हमें टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, चेता सकते हैं। प्रशासन आपके साथ है, डॉक्टर आपके साथ है। 1800-113663 यानी कि 1800-113663। एक श्रोता लाइन पर मौजूद हैं, आइए सुनते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, ऐसा मैं सत्येंद्र जैन जी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, उसका वो जवाब दे। जी बैठे हुए हैं स्टूडियो में, आपकी बात सुन रहे हैं, पूछें उनसे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। जैसे कोई हैंडीकैप आदमी है, हाँ जी, अभी ये दीनदयाल हॉस्पिटल जो कि हरिनगर में है, हाँ जी, यहाँ के जो डॉक्टर है वो किसी हैंडीकैप के साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि वो एक मानव नहीं है। क्या वो मानव नहीं है? यदि उसके साथ विकलांगता हुई तो वो किसी कारण से हुई, या उसके ऊपर से भगवान ने करी। देखो, एक तो उससे खुद सजा मिली हुई है, पर थोड़ा सा तो आपको सहयोग हमारे साथ करना चाहिए। एक सेकंड। सत्येंद्र जैन जी शायद ये जानना चाह रही हैं कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो शायद उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट, उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती जो उसे मिलनी चाहिए। देखिएगा, ये तो अस्पताल में नहीं, सब जगह अगर कोई किसी को किसी वजह से कोई शारीरिक दिक्कत है तो हमें बहुत ही उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी है। अगर कोई उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा तो मुझे लगता है उसके खुद की बहुत बड़ी गलती है। हम जो आपने शिकायत की है पर्टिकुलरली डीडीयू के अंदर ज़रूर बात करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आगे से कोशिश करेंगे जहाँ से भी हो सके लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे, कि जब थोड़ा सेंसिटाइज हों कि वो भी हमारे भाई बहन हैं जो भी हैं, तो उनको अलग से मतलब किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार ना करें। डॉक्टर जैन, कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर या तो बर्डन की वजह से या पेशेंट्स की वजह से या पेशेंट्स के जो रिश्तेदार हैं उनमें धीरज नहीं होता है, उसकी वजह से डॉक्टर पर वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। बहुत हालांकि डॉक्टर सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लूज कर जाते हैं अपना टेम्पर। आप क्या सलाह देनी चाहेंगे लोगों को? मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगी कि वो पैनिक में ना हैं किसी भी स्थिति में। नंबर 2, अस्पताल में कम से कम रिलेटिव्स आए पेशेंट के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना ओवरलोडेड है। हमारे हॉस्पिटल में आज की तारीख में ओपीडी में जनरल अटेंडेंस 10,000 है प्रतिदिन, और 10,000 के साथ में 2 रिलेटिव साथ में है, तो हमारे पास 30,000 लोग डेली आ रहा है। तो आप अब देखिए कि हमारे को कितना प्रॉब्लम, इतना भीड़ को मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और उस भीड़ की वजह से अस्पताल में भी गंदगी होती है। एक और श्रोता लाइन पर मौजूद है। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुमित शर्मा डिस्ट्रिक्ट मारवाड़ यूपी से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ बोलिए। सर पहला सवाल तो यह सर, मेरे को सर 1 महीना पहले बुखार हुआ था जी, तो उन्हें कुछ हफ्ताएं भी आई थी। हाँ, तो सर उनका चेक करा तो वो सही हो गई, लेकिन उन्हें अभी थोड़ा बुखार रहता है।
अच्छा, डॉक्टर जैन ये बता रहे हैं कि 1 महीने पहले बुखार हुआ था लेकिन वो ठीक हो गए, लेकिन अब फिर थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है। ये आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है ये टाइफाइड हो या उसका रिलैप्स हो। अभी हम इसको डेंगू की कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं और इसके लिए इनको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, कोई और क्रॉनिक टाइप का टेम्परेचर इनको होता है, तो उसके लिए इनको पूरी जांच करानी चाहिए। सत्येंद्र जी एक बात जी बोले। सर जैसे कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में सर दवाई छिड़की जाती थी, पहले झींग और मच्छर मर जाते थे, उस पर दवाई छिड़की जा रही है, इसे क्या कारण है सर? जी सत्येंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप प्रशासन की तरफ से जवाब दें। ये चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर प्रशासन उतना चुस्त नहीं होता जितना कि शहरी इलाके में होता है। पहली बात तो मैं इनसे, ये यूपी गोंडा से बोल रहे हैं जी, वो क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली। मैं वहाँ के जो हमारे जो हैं काउंटर पार्ट है उनसे कहेंगे कि इसका करना चाहिए। दूसरी बात इनसे कहेंगे कि भाई अपना जांच जरूर करा लें। आजकल ना फीवर खाली डेंगू नहीं फैल रहा है, वायरल फीवर भी है, टाइफाइड भी है, कई तरह का फीवर है। जांच जरूर करा लें ठीक से, और जांच करा के डॉक्टर की सलाह से करें। एक छोटी सी सलाह मैं इनको भी और सभी को देना चाहूँगा, किसी भी तरह का फीवर है या तबीयत खराब लग रही है तो आज के मौसम में हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन का ध्यान रखें, शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दे, पानी की कमी ना होने दे। आप बार बार नींबू की शिकंजी लीजिएगा, नमक पानी, नमक के अंदर चीनी मिलाकर, नमक चीनी और नींबू मिला के बार बार पीजिएगा। जूस ले सकते हैं, उसमें थोड़ा नमक मिला लीजिएगा, नारियल पानी लीजिएगा, बार बार पानी पीजिएगा। शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कई बार क्या होता है आप लेट भी हो रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे बता रहे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, दूर होंगे शायद डॉक्टर वहाँ से, तो हाइड्रेशन अगर रहेगी तो डॉक्टर के लिए मैनेज करना ठीक है। अगर हाइड्रेशन नहीं रहेगी तो बहुत दिक्कत के चांस हैं। मैं दिल्ली में भी सब लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको सर दर्द भी है, थोड़ी सी तबीयत खराब, खासतौर से बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें। अगर डिहाइड्रेशन शरीर में होती है तो ज़्यादा दिक्कत के चांस होंगे, उसका ध्यान रखिएगा। एक ये भी खबर थी कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बजट है वो कम हो गया, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपने बजट बढ़ाया भी है, लेकिन उसका असर अस्पतालों में अभी तक नहीं दिखा है। देखिएगा, हमने बजट बढ़ाया, काफ़ी बढ़ाया है इस बार दिल्ली सरकार ने। असर की बात है, आप हमारे अस्पतालों को चेक कीजिए चल के। अब आप ये कहें कि जी जितना हमें होना चाहिए, अब जो हमने टारगेट्स रखे हैं कि जी हम कहते हैं यहाँ से 10 से 100 पे जाएंगे, कि आप 100 पे नहीं पहुँचे, मैं मानता हूँ नहीं पहुँचे 100 पे, परंतु 10 से 20 पे तो पहुँच गए। अगर हम थे ही बहुत नीचे तो आप कहेंगे पास तो अभी भी नहीं हुए, मैं तो नहीं मानता पास हुए हैं। अगर पास परसेंट 50% है और हम 10% पे थे, 10% का हमने 20% कर भी लिया तो पास तो नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और जो समय जनता ने हमें दिया है उस समय के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को हम बदल डालेंगे। प्रशासन चुस्त है, अपनी जिम्मेदारी जानता है, डॉक्टर तैयार हैं, आप जाएं, आपकी सेवा वहाँ पे होगी, हर तरह की सुविधाएं वहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए से लगते हैं डेंगू से। एक और श्रोता लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं वो क्या जानना चाहेंगे। जी हेलो। हाँ जी सर, हम बिहार राज्य के नवादा जिला से बोल रहे हैं, हमारा नाम अमन कुमार हुआ। जी नवादा से बोल रहे हैं, बताइए। ये सर बोल रहे थे डेंगू में ऐसा कौन सा एसिड, मतलब क्या पाया जाता है जिसके कारण तेज बुखार आ जाता है? डॉक्टर साहब आप बताएं। डेंगू मैंने पहले भी बताया है कि एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस होता है एक, जो कि शरीर में प्रवेश करता है मॉस्किटो, मच्छर के काटने से। इसका मच्छर है एडिस मच्छर, जो कि सर ने भी बताया कि अभी साफ पानी के ऊपर वो ब्रीड करता है। तो इसलिए अपने घर में साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें, ये हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खुले बर्तनों में पानी मत रखिए, गमलों में पानी मत रखिए, छत के ऊपर जैसे पानी पड़ा है, टायरों में पानी पड़ा है, वो सब निकाल दीजिए। तो ये जो मच्छर है, ये एक बीमार आदमी को जब काटता है तो उससे वो कीटाणु उस मच्छर के अंदर चले जाते हैं, और जब ये मच्छर दूसरे स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो ये वाले जो कीटाणु हैं उसके स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं और उसको ये बीमारी हो जाती है। सत्येंद्र जी, प्रशासन तैयारी करता है, सब कुछ हाथ पांव मारता है, पूरी कोशिश करता है कि पैनिक ना फैले, लेकिन आम लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। प्रशासन किस तरह का सहयोग चाहता है आम जनता से? दिल्ली आम जनता से मैं सहयोग चाहता हूँ कि जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि डेंगू के इलाज के अंदर ज़्यादातर लोगों को एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, उनका इलाज घर पर भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, पर एडमिशन कराने के लिए प्रेशराइज ना करें। डॉक्टर अगर कहेंगे तो बिल्कुल करिए। इससे दिक्कत क्या हो रही है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया आपको
देखने में ये भी आ रहा है कि डेंगू या फीवर भी है, सिंपल फीवर है, उसके साथ 20-20 लोग आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, जहाँ पर फुटफॉल अगर 5,000 लोग एक दिन में आते थे रिश्तेदार मिला के, आज है वो पूरे दिन का अगर देखें आप वहाँ पे काउंटर लगा लीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक 30-30, 40-40 हज़ार लोग आ रहे हैं, टॉयलेट्स क्लॉग हो रही हैं। अब उसमें इतना रश हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं। अरे भाई समझना चाहिए आपको, आप क्यों रिस्क बढ़ा रहे हैं। कल भी मैं हॉस्पिटल में था, मैंने बहुतों से मना किया, आप बच्चों को लेके अस्पताल क्यों आ रहे हैं, वहाँ पर तो कन्फर्म डेंगू केस है ही ना। फिर हमारे पास जैसे 500 अम्बेडकर हॉस्पिटल में लगभग 500 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें 100 के करीब डेंगू के हैं, जो 400 जिनको डेंगू नहीं है, तो क्यों रिस्क बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई अगर आपको डॉक्टर ने कहा है तो, पर लोग पैनिक में हैं। हमने कहा भी पैनिक में उसको मना मत करना, जब तक वो तसल्ली ना हो तब तक उसको छुट्टी भी मत देना। अब हो क्या रहा है कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ठीक हैं और डॉक्टर कहते हैं आप चले जाइए, तुरंत उनके सामने मीडिया में कैमरा लगा देते हैं कि आपको छुट्टी दे दी, हाँ जी मेरी तबीयत अभी तक खराब है। तबीयत एक दिन में ठीक नहीं होती है। दो चीज़ें, एक लेवल है कि हॉस्पिटल लेवल, एक है घर का लेवल। आप घर में रह के अगर ठीक से ठीक हो 100% ठीक हुए जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल से आपको 50% ठीक होने के बाद छुट्टी दी जा सकती है, 50% आप घर पे हो सकते हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एडमिशन कराने के लिए बहुत दबाव ना डालें। ये 80% 90% लोगों को एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पैनिक की वजह से इतनी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इनके हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं फर्श पे लेटे हुए। फर्श पे लेटने से तो घर पे जो बेड है वो थोड़ा सा बेटर ही है। अगर सीरियस कंडीशन नहीं है, डॉक्टर को कुछ मैनेज नहीं, एक दिक्कत और आती है, डेंगू का कोई स्पेसिफिक इलाज तो है नहीं। डॉक्टर साहब वहाँ पे लिटा देते हैं, लिटाने के बाद आपको IV फ्लूइड लगा देते हैं, वो कहते हैं मुझे दवाई दो, दवाई कोई है नहीं। उनको फिर वो होता है कि हमें दवाई नहीं दे रहे, हमें दवाई नहीं दे रहे। सर दवाई ज़रूरत होगी तो तभी तो देंगे। वो कहते पूरा दिन हो गया है, 24 घंटे हो गए, हमें कोई दवाई नहीं दी, हम इससे तो घर पे लेट होते हैं। तो वो भी हो सकता है डॉक्टर की सलाह पे मान ले। एक और श्रोता फोन पर मौजूद हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी। जी नमस्कार। पटियाला से बोल रहे हैं जी। जी बताएं, अपना प्रश्न पूछें। दरअसल मेरा है जी, सतिंदर जैन है, दिल्ली सरकार के मंत्री। इनका एक MLA टीवी पे किसी टीवी का नाम तो नहीं मैं लेता, वो कह रहा है कि ये तो प्रशासन का काम है, तो लोगों ने उनकी सरकार को चुना है, तो सरकार का क्या काम है, यही मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। सत्येंद्र जी ये फिर वही बात कर रहे हैं कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, सरकार कितनी सजग है और क्या प्रयास कर रही है। देखिएगा वो जो कहना चाह रहे हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रिवेंशन होता है, एक ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंटिव पार्ट जो है उसके अंदर होता है घर घर जाके लोगों को, मतलब ये लार्वा को मारना, फॉगिंग करना, गंदगी ना हो, अब जैसे गलियां साफ़ करना, सड़कें साफ़ करना, वो सारा के सारे काम प्रिवेंटिव अलग एजेंसी को दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर ये सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिए गए हैं। और ट्रीटमेंट के जो काम है वो अस्पतालों के जिम्मे है। वो दिल्ली सरकार के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है, MCD के पास भी है, प्राइवेट में सबके पास है। जहाँ तक इनका मुझे लग रहा है, इनका कहना है कि भाई जो प्रिवेंशन के काम है वो इतने ठीक से नहीं हो पाए। अब MCD के लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से तो सहयोग कर ही रहे हैं अच्छा सा। मैंने कमिश्नर्स को 2-3 बार बुला चुके हैं अभी पिछले रिसेंट टाइम के अंदर। मेयर्स के साथ मैंने मीटिंग की थी 3 दिन पहले, उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। और दिल्ली सरकार ने भी अपने सभी घरों में, एक एक घर के अंदर हम लोगों को भेज रहे हैं कि घर घर जाइए, लोगों को समझाइएगा कैसे करना है। जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ वो घर घर जाके बताएंगे। एक और बात देखने में आती है कि सब लोग चाहते हैं सीधे अस्पताल में भगें और एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसको मिल पाए, जबकि हमारे पास आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक इलाज और व्यक्ति का स्वयं का जागरूक होना, कई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जोर एक ही जगह पे है। शायद उससे भी थोड़ी सी घबराहट होती है लोगों में। देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने जो एक इलाज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा इलाज है, उसको प्राकृतिक कह लीजिएगा, आप सिद्धा कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, आयुर्वेदिक कह लीजिएगा, हाइड्रेशन की कमी ना होने दें, सबसे पहली बात। और आज के मौसम में खाना भी हैवी ना खाएं। अब ये ना तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, डाइजेशन ख़राब हो रहा है, तबीयत ख़राब है, साथ में आपको सिस्टम जो अपना पूरा बॉडी एक है, बॉडी अलग नहीं है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर, जितने भी सिस्टम में जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं वो सिंपल ये कह रहे हैं आपको कि किसी भी पत्ते को या किसी भी चीज़ को थोड़ा सा मिला के पानी पीजिए, तो वही है। अब हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा, कैसे भी कर ले, सब कामयाब है, मैं मना नहीं कर रहा। एक और श्रोता आपसे शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जी ये मेरा मंत्री जी को भी नमस्कार है। नमस्कार। मैं गुरदीप सिंह बोल रहा हूँ पहाड़गंज से। जी गुरदीप जी। सर ऐसा है कि बड़े दुख से हमें कहना पड़ता है कि डेंगू हर साल ही आता है जी, और
और मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, इससे पहले वर्ष स्थिति कभी नहीं हुई कि बेड नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। पहले भी होता था, बहुत पैनिक लोगों को होता था, लेकिन बेड का मैंने कभी नहीं सुना था। दूसरी बात ये है मंत्री जी, आप जब इलेक्शनों में भाषण करते हैं तो ये कहते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा। दैट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड कि रेवोल्यूशनरी चेंज हो गया। अगर जनता ने ही करना है सब कुछ तो फिर आपकी क्या जरूरत है? तो जनता को तो एजुकेट आप लोगों ने करना है। जब आप भाषण देते हैं तब भी बोला ये भी अब आपके सहयोग से हम सब कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आएंगे। तो ऐसे नहीं लेके आएंगे कि जी हमने स्पीच में बोल दिया चेंजेस आ गई। बिल्कुल, गुरदीप जी ने जो एक आम आदमी की बात कही है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि प्रशासन को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। शायद डॉक्टर अनीता जैन ने शुरू में भी कहा था, अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि थोड़ा सा बुखार हुआ, शायद डेंगू तो नहीं, चले अस्पताल की ओर, और वहां भीड़ हो जाती है। देखिए गुरदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और मुझे लगता है कि काफ़ी मीडिया के थ्रू ये क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करने से भी पहले उसको कुछ समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब जागरूक तो हो रहे हैं। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है तो जागरूकता तो बढ़ रही है। और मैं कहता हूँ हमारे लोग अगर जागरूक होंगे और बार बार हमें क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें इसका मतलब काम करना ही पड़ेगा ना। अच्छी बात है कि वो बता रहे हैं कि हमारी जहाँ भी कमी रह गई है उसको ठीक करेंगे, मिल के करेंगे। जी, निंदक नीड़े राखिए। एक और श्रोता लाइन पर मौजूद है, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। नमस्ते। ये हम पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। ये मच्छर जो डेंगू का होता है वो कैसा होता है, ये उसके बारे में जानकारी चाहिए। डॉक्टर जैन 2-3 बार बता चुकी हैं, लेकिन फिर डॉक्टर साहब संक्षिप्त में बता दें। ये मच्छर बिल्कुल जैसा ऑर्डिनरी मच्छर है, आप बिल्कुल इसको पहचान नहीं पाएंगे। इसके कुछ पर्टिकुलर वो होते हैं कि सीधा बैठता है, जो कि आम पब्लिक के लिए मुश्किल है समझना। लेकिन आपको ऐसे ही जो ऑर्डिनरी मच्छर घर में है उनमें से ही कोई भी मच्छर डेंगू का मच्छर आप समझ लीजिए हो सकता है। तो बेसिक आपको ये है कि ये आपको मच्छर को पैदा नहीं होने देना है घर में। और प्रिवेंशन करने के लिए जैसा पूरी बाजू के कपड़े पहनिए, ओडोमॉस लगाइए, नेट्स लगाइए, मॉस्किटो नेट जो मच्छरदानियाँ होती हैं वो लगाइए सोते टाइम, और छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को इससे में आप बचा करके रखें। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा जी। लोग सोचते हैं कि मच्छरदानी लगाते हैं रात को सोने के टाइम, मच्छर से बचने के सारे उपाय करते हैं रात के टाइम, और ये मच्छर सिर्फ दिन में काटा। तो ये लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रात को जितनी चिंता आप कर रहे हैं ना मच्छर की, डेंगू से बचने के लिए दिन में, ये मच्छर दिन का मच्छर है। असल में लोग चैन की नींद सोना चाहते हैं। हाँ, नहीं, दिन में भी पूरी बाजू के कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। हाथों और पैरों को कवर रखिएगा, बच्चों के खास तौर से रखिएगा, मच्छर के काटने से बच। रात को क्या होता है कि आप पूरी बाजू की शर्ट पहन के नहीं सो पाएंगे। अगर पूरी बाजू की शर्ट आपने पहन ली तो मच्छर से बच गए आप। पूरी लेग्स को कवर कर लिया तो भी बच जाएंगे। चेहरे पे नॉर्मली दिन में जागते टाइम मच्छर चेहरे पे नहीं काट पाते हैं, क्योंकि यू आर एक्टिव, आप चल रहे होते हैं, आपको पता होता है चेहरे पे मच्छर जैसे बैठेगा तो आपको भगा देंगे। तो मच्छर से बचने की दिन में पूरी कोशिश कीजिएगा। दिन के अंदर लोग सोचते हैं कि सोने से पहले ओडोमॉस लगाएंगे, अपना ऑल आउट भी लगाएंगे, नेट भी लगाएंगे, मच्छरदानी लगाएंगे। दिन में बच्चों को सुलाते हैं, छोटा बच्चा है, सुला देंगे, ऐसे ही सुला देते हैं और उसको मच्छर काटते रहते हैं। उसका ध्यान रखें। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों का जो अब पैनिक फैला हुआ है उसका फायदा उठाते हैं। जैसे बकरी का दूध किसी ने कह दिया कि पीने से ये होता है, लोग 200 रुपये लीटर बेच रहे हैं। फलां पत्ती को उबाल के पीजिए, वो पत्ती 500 रुपये में बिक रही है। कई ऐसी चीज़ें डेंगू के नाम पे लोगों ने शायद ईजाद कर दी होंगी स्वयंभू रूप से, और मार्केट में कहीं भी खड़े होकर आवाज़ मारते हैं कि ये लीजिए डेंगू से बचिए, 1000 रुपये में डेंगू से बचिए। तो क्या प्रशासन इन पर भी प्रतिबंध लगाने की या इन पर किसी तरह का चेक रखने की कोशिश? देखिएगा, प्रतिबंध तो इन चीज़ों के अंदर कामयाब होगा मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि ये कहना भी कि वो कामयाब नहीं है गलत है। हाइड्रेशन है, सीधी सी कहानी ये है कि ये आपको शरीर के अंदर किसी भी रूप में पानी जाना चाहिए। अब मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी पत्ती आप ले लीजिए, पानी में उबाल के पी लीजिएगा, वो काम करेगी। कोई सी भी पत्ती ले लो, किसी भी कोई भी पत्ती आपको ठीक लगे उसको। शायद इसीलिए जानवरों को डेंगू नहीं होता है, जबकि कुत्ते के शरीर पर, गायों के शरीर पर बहुत ज़्यादा मच्छर बच्चे बैठते हैं। एक और श्रोता मौजूद हैं फोन पर, जानना चाहेंगे वो क्या पूछना चाहेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर मैं पहले तो आप कह रही हूँ कि अगले शनिवार को आप केजरीवाल जी को इस प्रोग्राम में बुलाइएगा। हम कोशिश करेंगे और सत्येंद्र जी के माध्यम से उन तक अपना आपका भी संदेश और हमारा भी संदेश पहुंचाएंगे। जी आज के कार्यक्रम से संबंधित सवाल पूछें। जी ये सवाल है मेरा कि जैसे आजकल मच्छर इतना ज्यादा हो रहा है,
और लाइट इतनी ज्यादा काटी जाती है। अब ये आप लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, अब बताइए बच्चों का एग्जाम सिर पे, कल बताइए पूरी लाइट नहीं रही है, सारा दिन में लाइट नहीं रहती है, लाइट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, क्या कारण है? जी सत्येंद्र जी, इन्होंने कोरिलेट किया है लाइट को न होने से, मच्छर के काटने से और फिर डेंगू होने से। कहाँ रहते हैं आप? जी वो लाइन कट गई है। नहीं देखिएगा, मुझे लगता है दिल्ली से बाहर से कहीं से बात कर रहे थे। दिल्ली में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि सारी रात लाइट ना आए। दिल्ली में लाइट की इतनी दिक्कत नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि लाइट की प्रॉब्लम रात को है और ये मच्छर दिन में काट रहा है, तो आई थिंक इन दोनों का आपस में इतना कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। एक और बात देखने में ये आती है कि जब लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी शुरू में कहा कि एक के साथ 4 या 5 पेशेंट आ जाते हैं, पेशेंट के साथ 4 या 5 लोग आ जाते हैं, तो कहीं कोई प्रशासन इस बारे में सख्त होता है तो लोग कहते हैं कि जी हमें अंदर नहीं घुसने दिया। थोड़ी सी सामंजस्य की स्थिति कैसे बन सकती है? देखिए, सख्ती तो की नहीं जा सकती। हमने अपने हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर्स लगाए हैं जो उनकी जगह हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे समझा रहे हैं। इवन मैं तो जैसे विजिट पे जा रहा हूँ, वहाँ पर जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनको अटेंडेंट्स को मैंने कहा है कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप औरों की सेवा कीजिए ना, आप सिर्फ अपने पेशेंट की क्यों कर रहे हैं? उनकी टीम्स बना रहे हैं वार्ड्स में कि आप पूरे दिन यहाँ पर हैं तो सबकी सेवा करिए। और एक साथ हर पेशेंट का 2-2 या 3-3 लोग रहने की बजाय आप कुल मिला के 10 पेशेंट उनके साथ 2 या 3 लोग रह लीजिएगा, बाकी लोग अपने जाइएगा, आप भी अपना काम कीजिएगा। तो हमें सहयोग से काम करना चाहिए। और देखो, पैनिक तो होता ही है। अगर एक आदमी बीमार है, शुरू में तो उसके साथ 10-20 लोग आते हैं। अब हमें समझाना है कि भाई वहाँ पर उतने ही लोग रहें जिसका एक्चुअल में कोई काम है, बाकी लोगों के रहने से वहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है। सारे मतलब वार्ड के अंदर देखिए इतनी भीड़ हो जाती है। आज लगता है ऐसा है, एक मैं पूछा मैंने, एक बेड पे 4 लोग थे। मैंने भाई 4 कैसे हो सकते हैं? कहते हैं जी 2 बच्चे हैं और 2 इनके साथ अटेंडेंट है, वो भी लेटे हुए हैं। ये थोड़ा आती हो जाती है। अब क्या होता है, अटेंडेंट भी सुबह से शाम तक खड़ा हुआ है, थक जाता है, वो कहते हैं मैं भी लेट जाता हूँ। अब उस बेड के ऊपर 2 बच्चे हैं और 2 अटेंडेंट हैं, 4 जने हो गए, या एक बच्चा है उसके साथ एक अटेंडेंट भी उसी बेड पे लेटा हुआ है। बेड तो एक जने के लिए है ना। रेस्ट इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। डेंगू के केस के अंदर आपको बेसिकली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और रेस्ट करना है। जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। 2 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब अस्पतालों में जिसकी कमी देखने में आती है, तो प्लेटलेट्स की या ब्लड की कमी है, दूसरा स्टाफ की कमी है। किस तरह से प्रशासन भी है, मैं चाहूँगा कि आप दोनों जनता को ये आश्वासन दे पाएँ कि शायद ऐसा ना हो किसी अस्पताल में। देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने हेल्प ले रहे हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स की भी, जितने इंटर्न्स हैं, जितने ट्रेनीज हैं, पैरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल साइड से भी डॉक्टर्स को भी और स्टाफ को भी हमने मूव किया है डेंगू वार्ड्स की तरफ। और जितना भी मैक्सिमम हम लोग उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम पूरा फुल 100% से भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें। प्राइवेट ब्लड बैंक्स या इस तरह की जो और संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, उनके साथ सरकार का कैसा संबंध है? देखिए, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हैं इसकी। प्लेटलेट के लिए इतना ज़्यादा परेशान ना होइएगा। लोग कहते हैं मेरे प्लेटलेट 50,000 आ गए हैं, 60,000 आ गए हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है। प्लेटलेट कम आते हैं, अपने आप ऊपर भी चले जाते हैं। प्लेटलेट कम होने का मतलब ये नहीं उसको तुरंत उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, खून चढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स को मैनेज करेंगे। इससे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर आपको शॉक सिंड्रोम में चले गए हैं, आप शॉक सिंड्रोम में गए हैं तो ज़्यादा दिक्कत के चांसेस हैं। या आपका BP एकदम से बहुत कम आ रहा है, आपकी पल्स बहुत ज़्यादा चल रही है, वो ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें। और जहाँ तक दिल्ली के अंदर ब्लड की कमी की बात है, बिल्कुल नहीं होने देंगे। मेरा पूरा रिजॉल्व है कि जितने भी ब्लड चाहिएगा, जिसको भी हमें कहना पड़ेगा, हाथ जोड़ के डोनेशन कराएंगे हम। ब्लड की कमी बिल्कुल दिल्ली में तो नहीं होने देंगे। पूरी दिल्ली के लिए हम गारंटी ले रहे हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से मैं श्रोताओं से एक बात कहना चाहूँगा। वास्तव में यह परिस्थितियों की विडंबना है कि उनकी जीविका दूसरों की बीमारियों पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी शायद ये उनका सौभाग्य है कि ईश्वर ने आपके कष्टों का निवारण करने के लिए उन्हें ये उत्तम अवसर प्रदान किया है और वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे क्योंकि उनके पास योग्यता है। फिर भी वो चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मदद करे, डॉक्टर्स या जनता उनको मदद करे और ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वो सेवा भाव के अपने इस उद्देश्य में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहें और अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। और ईश्वर ने उनको इसका माध्यम बनाया है
उस माध्यम पे वो खरे उतर सके। तो ये था हमारा आज का फोन इन प्रोग्राम डेंगू का इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनीता जैन। डॉक्टर साहब, आप दोनों का और सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। चलते चलते अनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि वो लोग किसी भी पैनिक में ना आए। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। डेंगू का इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं, अभी आप इस विषय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे श्री भीम प्रकाश शर्मा और प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत।